चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की पर्यावरण की कार्य पुस्तिका का पाठ 7 जंतुओं में अनुकूलन इसको इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1, निवास स्थान के आधार पर निम्न जीव जंतुओं को वर्गीकृत करें। तो देखिए, इसमें कुछ जीव जंतुओं के नाम हमें यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि मछली, गाय, मेंढक, ऊंट, केकड़ा, सांप, व्हेल, कबूतर, चूहा, बत्तख, बाघ, हिरन, शेर, कछुआ, मोर, आदमी और मगरमच्छ। तो हमें इन्हें दी गई तालिका में वर्गीकृत करना है। जैसे कि पहला हमें कॉलम दिया है, इसमें स्थलीय जीव जंतु को हमें लिखना है, उसके बाद जलीय जीव जंतु को इस कॉलम में लिखना है, और यहाँ हमें उभयचर जीव जंतुओं को इस कॉलम में लिखना है। नभचर जीव जंतुओं को हमें इस कॉलम में लिखना है। तो देखिए, पहला स्थलीय जीव जंतु में हमारी गाय, ऊंट, बाघ, हिरण, शेर, सांप, चूहा, आदमी, ये सब जीव जंतु स्थल पर रहते हैं। ठीक है, ये इसलिए स्थलीय जीव जंतु की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद जलीय जीव जंतु, यानी कि जो जीव जंतु जल में रहते हैं उन्हें जलीय जीव जंतु कहा जाता है। तो जलीय जीव जंतु में मछली और व्हेल, ये दोनों आ जाएंगे। उभयचर जीव जो पानी में और स्थल पर दोनों जगह रहते हैं, ऐसे जीव जंतुओं को उभयचर जीव जंतु कहते हैं। तो इसमें मेंढक, बत्तख, कछुआ, मगरमच्छ, केकड़ा। उसके बाद नभचर जीव, नभचर का मतलब आकाश में जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं उन्हें नभचर जीव जंतु कहते हैं। तो नभचर जीव में मोर और कबूतर, ये दोनों आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है, मीना ने नभचर जीवों का एक समूह बनाई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? तो देखिए, पहला समूह है आ, गोरैया, कबूतर, चींटी। तो गोरैया और कबूतर ये तो नभचर जीव हैं, लेकिन चींटी नभचर जीव नहीं है, इसलिए ये समूह नभचर जीवों का समूह नहीं हो पाएगा। उसके आगे मोर, मछली, चमगादड़। अब मोर और मछली तो नभचर जीव है, परंतु मछली जो है जलीय जीव है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद चमगादड़, गोरैया, तोता। तो देखिए, चमगादड़, गोरैया और तोता, ये तीनों ही नभचर जीव जंतु हैं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। मक्खी, मच्छर, हिरण। यहाँ भी देखिए, मक्खी और मच्छर ये तो नभचर जीव हो गए, लेकिन हिरण जो है हमारा स्थलीय जीव होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा सा ऑप्शन ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, दिए गए जंतुओं को आवास के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो दिए गए जंतुओं को हमें आवास के आधार पर वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो इसमें दिया है जलचर, नभचर और उभयचर। तो जलचर में हमारी मछली आ जाएगी, नभचर में कौवा, और उभयचर में यानी कि जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, इसमें मेंढक, कछुआ और मगरमच्छ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, मछली के शरीर पर किसका आवरण होता है और क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मछली के शरीर पर शल्क और श्लेष्मा का आवरण होता है। शल्क सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, श्लेष्मा की परत त्वचा को सुरक्षित रखती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, आसानी से तैरने के लिए मछली की बनावट कैसी होती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, आसानी से तैरने के लिए मछली का शरीर नाव के आकार का होता है। इस तरह की आकृति को धारारेखित कहते हैं, इससे तैरने में आसानी होती है। ठीक है, तो मछली का शरीर जो है वो नाव के आकार का होता है, इसकी आकृति धारारेखित, शरीर की आकृति जो होती है वो धारारेखित होती है, इस तरह की आकृति तैरने में सहायता करती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अगला प्रश्न हमें दिया है, निम्न में से कौन सा जलीय जीवों का अनुकूलन नहीं है? तो इसमें पहला दिया है हमें गलफड़े, मीनपंख, चिकनी त्वचा और दांत। तो देखिए, जलीय जीवों में गलफड़े भी होते हैं, मीनपंख भी होते हैं, और इनकी त्वचा चिकनी भी होती है ताकि ये पानी में गले ना, परंतु इनके दांत नहीं होते, तो ये इनके अनुकूल नहीं है। अगला देखते हैं, मेंढक अपना रंग क्यों बदलते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मेंढक शिकारियों से बचने के लिए अपना रंग बदल लेते हैं।
प्रजनन के लिए भी मेंढक अपना रंग बदल लेते हैं, वे पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं। ठीक है, इसका उत्तर आप यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1, सॉरी माफ करना, हाँ प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, मेंढक पानी और जमीन दोनों जगह पर सांस ले सकता है, क्यों? तो देखिए, जब मेंढक पूर्णतः पानी में रहते हैं तब मेंढक अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। भूमि पर मेंढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जंतु में अनुकूलन और प्रश्न नंबर 1, पक्षी का शरीर उसे उड़ने में कैसे मदद करता है? तो पक्षियों के शरीर की आकृति धारा रेखित होती है। इसकी शारीरिक रचना इसको यहाँ पे तरह और लिख देते हैं, इस तरह। तो इस तरह की शारीरिक रचना पक्षियों के उड़ने में सहायक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, पक्षियों की पूंछ का क्या कार्य होता है? तो पक्षियों की पूंछ उन्हें उड़ते समय दिशा बदलने में तथा नीचे उतरने में सहायता करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पक्षियों में दांत पाए जाते हैं? कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे नहीं, पक्षियों में दांत नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पक्षी अपने भोजन व अपने शिकार को चबाते नहीं हैं, सीधे निगल जाते हैं, इसलिए पक्षियों में दांत नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पक्षियों की हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है, सॉरी माफ करना, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है, क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पक्षियों की हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है, शरीर की आकृति धारा रेखित होती है, हल्की तथा खोखली हड्डियां पक्षियों को उड़ने में सहायता करती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, इसका ये अंतिम प्रश्न है। तो नीचे कुछ पक्षियों एवं उनके पैरों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखकर निम्न तालिका को भरिए। तो देखिए, यहाँ पे नीचे हमें पक्षी दिया गया है। जो पहला पक्षी है कठफोड़ा है, तो इसके पैर कैसे मदद करते हैं? इस पक्षी के पैर इसकी कैसे मदद करते हैं? तो पेड़ों की डाल पर लटकने व पेड़ को मजबूती से पकड़ने में मदद करते हैं। चोंच कैसे मदद करती है? चोंच पेड़ में छिद्र करने व खाने में मदद करती है। आगे देखते हैं, ये देखिए चूजा है किसका? बत्तख का। तो इसके पैर, इस तरह के पैर पतवार की तरह होते हैं जो तैरने में मदद करते हैं। चोंच कीड़े मकोड़े पकड़ने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए गिद्ध, इनके पंजे विशालकाय होते हैं जो शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। इनकी चोंच शिकार को चीरने व फाड़ने में मदद करती है। आगे गोरैया, गोरैया के पैर इसके किस तरह काम आते हैं? तो इनके पंजे छोटे होते हैं जो बैठने व पकड़ने में सहायक होते हैं। इनकी चोंच छोटी होती है जो दाना चुगने के काम आती है। तो देखिए, यहाँ हमने कक्षा 4 की पर्यावरण की कार्य पुस्तिका का पाठ 7 जंतु में अनुकूलन इसको हल किया। उम्मीद करते हैं यहाँ से देखकर आप अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी अगली वीडियो के साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।